तो enhancing India's negotiation strength to the FTAs with EU and European Union. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए पहली बात फ्री है, और उसके बाद दूसरा, ये तो यूनाइटेड WTO का प्रोविजन है ही है, दूसरी बात जब आपके पास आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसका मतलब अब एक कंट्री दूसरी कंट्री की चीजें जब उनके यहाँ पर आएंगी तो उसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह नहीं लगाएंगी। अब नाउ द पॉइंट इज, इंडिया के लिए बड़ी मार्केट है यूरोप, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी मार्केट है यूरोप प्लस इंग्लैंड, और इंग्लैंड और यूरोप की बनी हुई जो चीजें हैं जो कंपैरेटिवली हाई एंड हैं, अगर वो इंडिया में आती हैं तो ऑब्वियसली इंडिया उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाता है, खासतौर के ऊपर बनी हुई जो कारें हैं, मोटर व्हीकल्स हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट का एक मेजर रीजन था कि इंडिया हार्ले डेविडसन के तो ऊपर 150% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता था, 150%, मतलब 5 लाख रुपए की कार इंडिया में पहुंचते पहुंचते 15 लाख रुपए की हो जाती थी। अगर वही इस हिसाब से हार्ले डेविडसन ने इंडिया में सस्ती बाइक्स बेची तब भी वो बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर, 1.5 गुना रेट के ऊपर महंगी मिलती थी। अब वहाँ पर बाइक 2 लाख रुपए की, इंडिया में वो 4.5 लाख रुपए की होती थी। इस करके हार्ले डेविडसन उसकी भी जिद थी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। वो अमेरिकन कंपनीज नॉर्मली इस चीज़ को अवॉइड करती हैं कि हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बाहर से आप इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी हावी है ना, बहुत इम्पोर्ट ड्यूटी, बहुत हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है। चलिए, अब यहाँ पे नेगोशिएशन यही है, इंडिया और यूके के बीच में काफी दिनों से ये पेच फंसा हुआ है, आपस में नेगोशिएशन है। उसके बाद इंडिया की लेबर का इशू है, और देयर आर सो मेनी इश्यूज जो इंडिया उसके बीच में चल रहे हैं। अभी इसके साथ साथ हम लोग रशिया और चाइना के साथ भी ये जो इसी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स है कुछ चल रहे हैं। चाइना के साथ हो सकता है पॉसिबल ना हो, बट रशिया के साथ पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया एक्सप्लोरिंग वेज टू bolster the country's capability in negotiating with free trade agreements with nations such as UK and EU. Experts suggest that India's strategy to trade negotiation should not rely solely on generalist civil servants and might require a dedicated service focused on trade. So, India's strategy to trade negotiation should not rely solely on generalist civil servants and might require a dedicated civil service focused on trade. अब जब इंडियन सिविल सर्वेंट वहाँ यूरोपियन यूनियन से या फिर इंग्लैंड के जो वहाँ का जो डेलीगेशन आता है, उनके जो स्टाफ मेंबर्स आते हैं, उनकी ट्रेड पर बड़ी एक्सपर्टीज है, और इंडिया की तरफ से ये लोग जो जाते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू रहता है कि इंडिया के पास इस तरह की कोई डेडिकेटेड सर्विस नहीं है। तो सर्विस नहीं होने की वजह से हमारे ऑफिसर्स की नॉलेज और उनके नॉलेज की ऑफिसर्स में बहुत एक ह्यूज डिफरेंस होता है। हमारे ऑफिसर्स जो उनके ऑफिसर्स हैं यूरोपियन यूनियन से आते हैं, क्योंकि तो ट्रेड के एक्सपर्ट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपस में ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, इसके उनको पता है लूप होल्स क्या हैं, कहाँ पर उनको जो एज रहेगा, कहाँ पर इंडिया की वीकनेसेस रहेंगी। इंडिया के पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है, इस करके नहीं एक्सपर्टीज होने की वजह से गवर्नमेंट ऐसा कोई रिस्क लेने से थोड़ा सा हेजिटेट करती है। वो कहती है अभी और रिसर्च करते हैं और रिसर्च करते हैं, जब ये नए कागज पत्र बना के पहुंचते वो कुछ और नई चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये वाला ऐसा होगा। तो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं होना उस तरह के ऑफिसर, ये नहीं कि काबिल नहीं है, बट हमारे पास एक्सपर्टीज अलग चीज होती है, काबिलियत अलग चीज होती है, और एक्सपर्टीज जो है वो प्रैक्टिस करके आती है, काबिलियत बाकी सब चीजें तो पढ़ के आ जाएंगी, बट ये है कि उसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है, जो इंडिया के पास उस तरह की डेडिकेटेड सर्विस या उस तरह की डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है, ऑफिसर्स नहीं। चलिए, की FTA इन इंडिया परसुइंग, इंडिया इज करंटली डिस्कसिंग द FTAs विद, हम यूके के साथ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, ओमान के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा FTA चल रहा है। रिव्यूइंग इन 2009 ट्रेड एग्रीमेंट विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, आसियान के साथ। उसके बाद पोस्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो प्लान, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट के प्लान्स हैं टू रिविजिट नेगोशिएशन विद यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, EU कहते हैं, लेड बाय रशिया। देखिए ध्यान रखना बेटा, यूरेशियन है, नॉट यूरोपियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूरोप प्लस एशिया की कंट्रीज में रशिया की कंट्रीज रशिया आ जाता है, और रशिया से निकले हुए USSR के जो मेंबर्स हैं वो भी उसके साथ जुड़े हो सकते हैं। रशिया में एबिलिटी है कि उनको जोड़ लेगा साथ में। और उसके बाद led by Russia, despite years of negotiation, opted for regional comprehensive economic partnership RCEP led by China. Trade deals with competitive economies like UK and EU remain stalled, though India has managed preliminary agreement with these countries. Thanks. रीजन फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग FTA डिलेज, क्यों नहीं हो पाया हमारे और इंग्लैंड के बीच में या इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ट्रेड पार्टनर्स कंडक्टिंग इन डेप्थ स्टडीज इन एरियाज फ्रॉम इंडियाज इनफॉर्मल लेबर मार्केट टू एंटायर प्रोडक्टिव वैल्यू चेन। इंडिया के साथ इंडिया की जो लेबर मार्केट है उसमें दो तरह की, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, उसको लेके
एक बड़ा इशू रहेगा दोनों के बीच में, क्योंकि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो थोड़ी से स्ट्रिक्ट हैं यूरोपियन यूनियन के कंपैरेटिवली, अमेरिका के कंपैरेटिवली थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर फायरिंग जो है और बहुत आसान काम नहीं रहा पहले के लॉज के अंदर, कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो उसके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यही है, और उसके बाद उनके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च विद इंडिया लीडिंग टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस गैप डिस्पाइट हैविंग स्किल्ड नेगोशिएटर्स। अब इसके बाद इंडिया में स्किल्ड नेगोशिएटर्स नहीं है, ये एक बड़ा एस्पेक्ट है। जैसे हमने कहा कि एक्सपर्टीज नहीं है इनकी, इसके नेगोशिएशन करनी भी नहीं आ रही है। इंडियाज हाई टैरिफ रेट्स ऑफन रिजल्ट इनटू प्रोलॉन्ग टैरिफ नेगोशिएशंस। अब इंडिया में टैरिफ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई कार इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, अगर वो 1 करोड़ रुपए की कार है, 1 करोड़ रुपए उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो करते करते इंडिया तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ रुपए की कार 2.5 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू है, इंडिया में टैरिफ बहुत ज्यादा हाई है। चैलेंजेस इंडिया एफटीए नेगोशिएशन कैपेबिलिटीज क्या है? सबसे पहले है लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ की सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सटेंडेड ट्रेड टॉक्स लेड टू लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। तो इंडिया में बार बार ऑफिसर्स के ट्रांसफर हो जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के, जो बाहर एम्बेसडर्स हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ट्रांसफर होना एक बड़ा इशू है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। देन इनएफिशिएंट फाइल कीपिंग। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लैक्स एफिशिएंट डाटाबेस contributing to the loss of institutional memory, एक बड़ा एस्पेक्ट है। और उसके बाद लैक ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर। इंडिया स्ट्रगल्स इन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल टास्क अगेंस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस हु यूज लार्जर मोर एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस्ड टीम्स। उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स हैं, लार्ज भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, लार्ज टीम्स हैं। तो उनके पास वो जब हम लोग नेगोशिएशन करने के ऊपर आते हैं तो वो बड़ी टीम लेके आ जाते हैं, टीम के साथ उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, उसमें वो बहुत सारे जो लूप होल्स हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है यार इसके बारे में हमें तो पता ही नहीं है, ऐसे भी काम करेगा। देन उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हैं, डिफिकल्टी टू टैकलिंग रिसर्च डेलिबरेटिव्स एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इश्यूज अराइज। ये भी एक इशू है इंडिया के साथ। रिकमेंडिंग द इंप्रूव इंडियाज एफटीए नेगोशिएशन कैसे हो सकता है? स्ट्रेंथ, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, डिफाइन द गोल्स बिहाइंड एफटीए सच एज एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड हाउ टू अचीव देम, streamline and reduce unilateral tariffs and focus on mutual recognition agreements to tackle non-tariff barriers, regular updates to cabinet and parliament, provide detailed reports to keep the parliament and cabinet informed periodically about the negotiation process। तो जब भी इस तरह की negotiation होगी तो पार्लियामेंट को periodically inform करना जरूरी है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं negotiations में हम लोग। उसके बाद accountability measures हैं, officials should obtain approval from meeting briefs and submit detailed reports post meeting to ensure accountability। Officers should obtain approval from meetings, briefs and submit detailed reports। तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है उनको बार बार सबमिट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ताकि उससे क्या होगा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगी। अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगी तो गवर्नमेंट को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑफिसर्स के बारे में पता चल जाएगा, और उन्नके प्रोग्राम जो पॉलिसी जितना उन्होंने काम किया उसके बारे में गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इसने कितनी रिसर्च की है, कहां तक पहुंचा है ये। देन उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशंस, क्रिएट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर लाइक। अब देखो बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात एस्पेक्ट क्या है कि पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियंस हैं, इनको पॉलिटिक्स का पता है, इलेक्शंस कैसे जीतने इतना पता है, पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नेता को नहीं पता नेगोशिएशंस क्या होंगी, तो काम सिविल सर्वेंट करेंगे। और हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं जो इस तरह से कोई डील कर रहा हो या हमने पहले कभी ऐसी डील की हो। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी एशियन कंट्रीज की प्रॉब्लम है, और इस तरह की इनके पास टीम्स नहीं। हाँ, चाइना के पास हो सकती है, बट चाइना का स्ट्रक्चर भी तो वहां पर तो कौन सी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। यहाँ पर सरकारें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हेजिटेट करती हैं। कल को ये ना हो कि हम लोग कहीं फंस जाएं, कहीं आके हमारी सरकार बदनाम हो जाए, कल को कोई और सीबीआई डील खुल जाए या इंटेलिजेंस ब्यूरो का कुछ हो जाए, तो इस करके वो बचते हैं, ईडी वगैरह का कुछ चक्कर ना हो, और फिर उसके बाद बदनामी भी ज्यादा होती है। सरकार कोई बुरा करना नहीं चाहती, बीच के ऑफिसर्स होते हैं जिनको अपने माल से मलाई से मतलब होता है, और ये हेरा फेरी करते भी हैं। कुछ हद तक नेता इन्वॉल्व रहते हैं, बट मेन काम इन्हीं का होता है, क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे आगे यही पार्टीज होती हैं। देन उसके बाद क्रिएट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स लाइक, अब कैसे? सेंटर फॉर WTO स्टडीज, तो ऐसा इंडिया में खोला जाए जिसमें WTO स्टडीज है ना पढ़ाई जाए। सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, सेंटर फॉर रीजनल ट्रेड, एम्प्लॉय ऑफिसर्स विद लॉन्ग टेन्योर एंड मेंटेन कंटिन्यूटी टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो बड़े लंबे टाइम तक के लिए आपको ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे जिनको काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो आके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे या गवर्नमेंट को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के SOP डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंट फ्रेश SOPs टू स्ट्रीमलाइन ट्रेड नेगोशिएशंस। देन उसके बाद अडेप्टिंग इवॉल्विंग ट्रेड टॉक्स, stay updated with the changing dynamics of trade talks with now include labor and environmental issues beyond traditional tariff concessions। तो नई तरह का ट्रेड टॉक जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे, और हालात बदल रहे हैं, कंडीशंस बदल रही हैं, रोज लॉज बदल रहे हैं, प्रोविजंस बदल रहे हैं। तो उसी तरह से वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि अल्टीमेटली देश वी ऑल शुड कम टुगेदर, सबका साथ सबका विकास, उसमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे तो आज कंपैरेटिवली अफ्रीका में भी गरीबी कम होती जा रही है।
पूरी दुनिया में अब गरीबी कम होती जा रही है। अब गरीबी कम होती जा रही है, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग के लोग ग्रो करेंगे, कंपनीज एक्सपेक्टिंग के ये अब ये वाले प्रोडक्ट बाय करेंगे। जैसे एप्पल उम्मीद लगा के बैठा होगा कि इंडिया के अंदर आने वाले सालों के अंदर इंडिया का पोटेंशियल इतना है, इतने एप्पल बिकेंगे। वो सिर्फ इंडिया में नहीं बिकेंगे, चाइना में कितने बिकेंगे, अफ्रीका में कितने, रशिया में कितने, है ना, अफ्रीका के अंदर कितने, यूरोप के अंदर कितने। तो उसको टारगेट करके चलेगा ना अमेरिका या फिर एप्पल कंपनी जो है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड टॉक्स के थ्रू ही ऐसा पॉसिबल है। कोई भी कंट्री किसी कंट्री में काम करती है तो उसमें आपस में डेलीगेशन जाते हैं, इंडिया की तरफ से बिजनेसमैन का डेलीगेशन जाएगा, वहां पहुंचेगा। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस लेवल तो तब शुरू होगा जब पहले ऑफिशियल लेवल के ऊपर टॉक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही होगा, आप हमारे साथ, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे और उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेंगे, कोई बैरियर नहीं होगा, कोई कस्टम नहीं लगेगा। कुल मिला के ये सिंपल लैंग्वेज समझिए। तो उसके बाद एक्सटेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग है, रिव्यू द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग टू बिल्ड मेंटेन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। थर्ड पार्टी ऑडिट है, कंडक्ट थर्ड पार्टी ऑडिट ऑनगोइंग नेगोशिएशन, आइडेंटिफाई द address existing issues. By implementing these recommendations, India can enhance the negotiation capability and potential secure more favorable trade agreements.